Good morning, everyone. Today we will discuss about foreign trade. So, do you know what is foreign trade? Foreign trade means trade between two countries, okay? And home trade is the trade which is done within the boundary of a country. दो टर्म्स हैं, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड जब अपनी कंट्री में जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसे होम ट्रेड कहते हैं, और जब बाइंग एंड सेलिंग किसी दूसरे कंट्री से होता है तो उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं. फॉरेन ट्रेड में दो टर्म्स आते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट. ठीक है, तो जब भी आप गुड्स को दूसरी कंट्री में भेजते हो, सेल करते हो, तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब भी आप किसी दूसरी कंट्री से गुड्स को मंगाते हो तो इसे इंपोर्ट कहते हैं. अब हमें देखना है फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस. सो एज यू नो, इंडिया वाज कंसिडर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट colonial rule as feeder economy. So of course India was considered as exporter of primary products. प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब है रॉ मटेरियल. ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल जैसे हम कह सकते हैं कॉटन जो है, उस कॉटन का कल्टीवेशन होता है, उसे हम रॉ मटेरियल कहेंगे, और उसी कॉटन से जब क्लॉथ बन जाता है तो कॉटन क्लॉथ जो है वो है फिनिश प्रोडक्ट. ठीक है, सो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. ठीक, so India was considered as exporter of primary goods or primary products and importer of finished goods. ठीक, जैसे सिल्क, रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सारी जो चीजें थी इंडिया इसमें, ये सारी चीजें जैसे कहते हैं कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, इंडिया इसे एक्सपोर्ट करता था, और फिर फिनिश गुड्स के रूप में, फिनिश प्रोडक्ट के रूप में कॉटन, सिल्क और वुलन क्लॉथ्स को, एज वेल एज जो कैपिटल गुड्स थे, कैपिटल गुड्स आपको बताया जैसे कि मशीनरी होते हैं, ऐसे टूल्स, इक्विपमेंट्स जो फर्दर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. मैंने डिस्कस भी किया था प्रीवियस क्लास में. ठीक, तो उन सबको इंपोर्ट करता था. ठीक है, दूसरी बात जो है वो है मोनोपोली, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. मोनोपोली क्या होता है? एकाधिकार. ठीक है, जब किसी एक के ही कंट्रोल में हो, जैसे हम कहते हैं कि रेलवे जो है गवर्नमेंट की उसमें मोनोपोली है, यानी कोई और ट्रेन आप अपनी पर्सनल ट्रेन नहीं चला सकते. ठीक है, लेकिन अगर हम बस की बात करें तो बस में गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है, क्योंकि प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर की भी बसेस हैं, और पब्लिक सेक्टर जब कहते हैं तो गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पूरा का पूरा कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे, यानी मेजर पार्ट जो था वो इंडिया से क्या करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेड करता था. ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटेन जो था वो ट्रेड करता था. ठीक है, और उसके बाद यानी मोर देन हाफ पार्ट वाज ट्रेडेड बाय द ब्रिटेन, एंड रिमेनिंग वाज डन बाय श्रीलंका, चाइना, ईरान. ओके, बात समझ में आ रही है कि मोनोपोली जो है ऑफ कोर्स वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, क्योंकि एक्सपोर्टर जो था वो इंडिया को एज ए फीडर इकोनॉमी बना दिया था. ब्रिटिशर्स ने उनसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करवाते थे और फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट कराते थे. ठीक है, और धीरे धीरे ही
आपने जब एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा था तो आपको पता चला ना कि धीरे धीरे कैसे फूड क्रॉप से फार्मर्स को कन्वर्ट करवा दिया गया था कि वो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। ठीक। थर्ड पॉइंट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, एक तरफ एक्सपोर्ट एक तरफ इंपोर्ट, इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ये अच्छी बात होती है कि जब हम गुड्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं, ये अच्छा माना जाता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा आप कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सरप्लस या आप कह सकते हो एक्सेस एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इंडिया अगर इस पैसे का इस्तेमाल करती अपने डेवलपमेंट में तो इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट डेफिनेटली होता, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इस सरप्लस अमाउंट का, यानी जो एडिशनल एक्सपोर्ट किया जाता था इंपोर्ट के कंपैरिजन में, जो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हो रहा था, उससे जो पैसे मिलते थे उसका इस्तेमाल जो है ब्रिटिशर्स अपने ही एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए करते थे। जैसे जो ऑफिसर्स का खर्चा था, जो आर्मी का खर्चा था, ठीक है, ये सारे खर्चों को मीट आउट करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था, ना कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। एज वेल एज टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, यानी सर्विस। इनविजिबल आइटम्स जब हम कहते हैं तो सर्विस की बात है जो कि हमें नहीं दिखती है। गुड्स को हम विजिबल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें, ऐसी सुविधाओं को ब्रिटिशर्स ले आते थे जो उनके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट थी, उनके आप कह सकते हो इंडिया में उनके रहने के लिए जरूरी थी, ना कि इंडियन इकोनॉमी के लिए वो किसी तरीके से भी बेनिफिशियल थी। ठीक है, नेक्स्ट इज तो ये था आपका फॉरेन ट्रेड। और इसी टाइम में जो है आपका स्विस कैनाल का 1869 में जो ओपनिंग हुई थी स्विस कैनाल की, और ये जो आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था ब्रिटिशर्स के लिए इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक, अब हम डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक, जब हम कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन तो इसमें आता है आपका बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में जब कहेंगे तो इसमें बर्थ एंड डेथ रेट आ जाएगा, आपका लिटरेसी रेट आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें जेंडर रेट आ जाएगा। ये इसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। ठीक, तो पहला जो है फर्स्ट पॉइंट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, क्योंकि बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रही थी, ना कि इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के बारे में। तो उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस बर्थ रेट जो था वो भी बहुत हाई था और जो डेथ रेट था वो भी बहुत हाई था, यानी जो जन्म की दर थी वो भी बहुत ज्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। नेक्स्ट पॉइंट इज extremely low literacy rate. So before independence, the literacy rate was also very low. Overall 16% ही literacy rate था। ठीक है, और इसमें भी जो फीमेल्स की अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 7% ही थे। फीमेल्स का जो लिटरेसी रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 7% था, और ओवरऑल जो हमारा लिटरेसी रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 16% ही था। ठीक,
ये बात अलग है कि ब्रिटिश टाइम में ही जो एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया गया था, कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ही, और फीमेल के लिटरेसी के लिए भी बहुत सारा काम किया गया था एट दैट टाइम। तो लेकिन जब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो उस टाइम जो है ओवरऑल 16% ही लिटरेसी रेट था, ठीक है। लेकिन एट द एंड 1947 आते आते जो है वो लिटरेसी रेट में काफी सुधार हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद है पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज जब हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारी मेडिकल फैसिलिटी आ जाती है, फिर हमारा मेडिसिन्स की बात होती है, ठीक है। तो जो हेल्थ फैसिलिटी थी वो भी बहुत ही खराब थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। उस समय तमाम तरीके की बीमारियां, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि वहाँ पे उस टाइम हेल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। जैसे अभी के टाइम में तमाम तरीके के हॉस्पिटल्स हैं, आपके पब्लिक जो है सेक्टर है उसमें हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट किया गया है। जैसे सदर है जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल माना जाता है, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, जो जहाँ पे भी 1 रुपए में आपको फैसिलिटी दी जाती है। तो इस तरीके की फैसिलिटी ब्रिटिश टाइम में नहीं थी, ठीक है। Next one is high infant mortality rate. इन्फेंट जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक। और मोर्टेलिटी रेट को कहते हैं हम जो उनके मृत्यु दर, ठीक है। तो अगर हम कहें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सो 1000 अगर हम 1000 बच्चों में बात करें 1 साल में, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था, जस्ट अ सेकेंड, इट वाज 218, ओके, एट दैट टाइम। And in comparison to this, we can compare with year 2011. 2011 में 1000 के कंपैरिजन में सिर्फ 44 जो हैं डेथ्स जो हुई इन्फेंट्स की वो हुई। तो आप देख सकते हो कि कितना गैप था, कितना ज़्यादा यहाँ पे कितना डिफरेंस है। बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज 218 पर 1000, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर थी वो 218 थी, और 2011 में आपका 44, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक पर्सन कितने साल, मतलब उसका लाइफ स्पैन से मतलब है। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी से क्या मतलब है? लाइफ स्पैन से, कि एक जो व्यक्ति है वो बिफोर इंडिपेंडेंस वो कितने साल जीता है और अभी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो अभी कितने, एक लाइफ स्पैन क्या है। सो बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज ओनली 32 years. You can know it was just because of this there was high death rate, as well as there was poor medical facilities, poor health facilities, जिसकी वजह से भी लाइफ स्पैन जो था बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज जस्ट 32 years. और अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 2011 देन इट वाज 65.5 years. तो कितना गैप है. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ today's medical facility, health facility, awareness towards their health,
है ना, इसकी वजह से जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी आप समझ सकते हो कि एक तो रीजन जमींदारी सिस्टम, ठीक है, इसकी वजह से भी गरीबी थी। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर मेजर जो ऑक्यूपेशन था उस टाइम का वो एग्रीकल्चर था, लेकिन उनको लगान देना पड़ता था और लगान जो टोटली था उनके कल्टीवेशन पे, उनके प्रोडक्शन पे था, डिपेंडेंट था। और एग्रीकल्चर जो था वो किस पे, प्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट था, आपके रेनफॉल पे, क्योंकि उस टाइम इरिगेशन फैसिलिटीज, जो मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वो नहीं यूज करते थे। फार्मर्स वर नॉट अवेयर एंड दे वर नॉट एट ऑल हैविंग दैट मच मनी, ठीक है, तो उनके पास पैसे भी नहीं थे फार्मर्स के पास कि वो इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज कर सके, ठीक। वो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद अवेयरनेस आया, राइट। तो जमींदारी सिस्टम में जो लगान देना पड़ता था, इसकी वजह से भी फार्मर्स गरीब थे, गरीबी थी। दूसरी बात, जो फूड क्रॉप्स से उनको कैश क्रॉप्स की तरफ टर्न किया गया था, ताकि जो इंडिया जो है वो क्या कर सके, रॉ मटेरियल ब्रिटेन को सप्लाई कर सके, ठीक। तो इसकी वजह से उनको फूड क्रॉप्स, फार्मर्स को फूड क्रॉप्स क्या करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था, ठीक है। ऐसी कंडीशन आ गई थी, फेमाइन की कंडीशन आ गई थी, सूखा पड़ गया था, जिस साल सूखा पड़ जाता तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो हैं वो भारत को एक गरीब देश बनाने लगी थी। यहाँ के जो लोग थे, भारत के जो लोग थे, वो गरीब होते जा रहे थे। वो इतना ज्यादा कर्ज में डूबे हुए थे, एक कर्ज से निकलने के लिए उनको दूसरा कर्ज लेना पड़ता, और जो लोन का रेट था, जो कर्ज की दर थी, वो इतनी ज्यादा थी कि वो उससे कभी उस दलदल से निकल ही नहीं पाते थे, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि डेमोग्राफिक कंडीशन का एक ये जो मेन पार्ट है, दैट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ओके, so there are 2 more headings we will discuss in another video, another class. Till then, you read the chapter, read the points and try to understand, okay.